हाय माय नेम इज कंगना शर्मा एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। अगर लड़की थोड़ा सा भी लड़के से ऊपर चली जाए तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। तो फिर उसको RANDI बोलना। मलिका शेरावत ने भी शुरुआत से किया था, वो दिशा पटनी है। इतने सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या उनके बड़े गले नहीं होते हैं? क्या उनके उप्स मूवमेंट नहीं होते हैं? कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करते हैं सीधा, मैडम ऐसे से एक वेब सीरीज है। ओके, क्या है? बट मैम उसमें स्मूचिंग है, उसमें बोल्ड सीन है, उसमें बैक शो हो रही है, उसमें ये हो रहा है। कास्ट बताओ, डायरेक्टर बताओ, स्क्रिप्ट बताओ। कि मेरा बेबी है 4.5 ईयर, छोटा है अभी, तो वो अभी हरियाणा में है। तो मुझे जितना मौका मिलता है मैं उसके साथ रहती हूँ। और जब ये होता है कि काम आ गया यहाँ पे मुंबई में, तो मैं यहाँ ट्रैवल कर लेती हूँ। मुझे लगता है काम दिल्ली में है तो मैं दिल्ली में ट्रैवल कर लेती हूँ। और जैसे होता है कि काम खत्म हो गया तो फिर मैं जल्दी-जल्दी फिर अपने बेबी के पास जाने की करती हूँ। फिर जैसे कॉलेज में जाते हुए बस में जाना होता था, है ना? और पूरी बस खचाखच भरी होती थी लड़कों से। मतलब पहले दूसरे गाँव के लड़कों को लेके आती, फिर दूसरे गाँव को लड़कों को लेके आती, फिर लड़कियों को पिकअप करती। वो घुसने में भी मतलब, क्योंकि इतनी भीड़ लदालद होती थी, वो घुसने में भी उनको क्रॉस करके निकलो, कोई इधर से टच कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई आपको कहीं पे हाथ लगा रहा है ना? तो और फिर भी आपको पता ही नहीं चलता भीड़ में कौन क्या कर रहा है, कोई भी कुछ भी करके निकल जाता है ना, आपको पता ही नहीं चलता है। पजामी पहन के निकल गई या बड़ा गला पहन लिया तो पंचायतें हो गई, भाई रामपड़ तेरी छोरी, ये बहुत गलत बात हो रही है भाई, ये कपड़े पहन के नहीं चलेगी। और मैं बोलती हूँ क्यों ताऊ, तेरी छोरी भी तो पैर का चाल रहा है। कहते हैं ना आपके से पिन छुड़ाना। हाँ जी, अपना पीछा छुड़वाओ बस। बड़ी हो गई हैं, तब तक काम कराओ, खूब खेतों में काम कराओ, इधर काम कराओ, उधर काम कराओ, फिर लड़का चाहे कैसा ही भी है, मतलब ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, माँ-बाप को भी ये नहीं देखना है कि लड़का क्या काम कर रहा है, क्या नहीं करना, बस लड़की को भगाओ घर। हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि जब तख़्त बिछा लिया तो नाचन का क्या डर है। मैंने वो वक़्त भी देखा है जब घर में आटा नहीं है, दूसरों से पड़ोस से माँग-माँग के लाए और तब खाना बनाया है। अ, 1-1 महीने तक सब्ज़ी नहीं मिली है, सिर्फ़ प्याज़ काट के, चटनी बना के, सिर्फ़ लाल मिर्च के हमारे में फ़ेमस है ना वो, तो वो और लस्सी के साथ खाया है। मैं बता दूँ मैं आपको, मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ। कि रात को मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रोती हूँ। मतलब ये सोच के कि देखो आप तो पैप करके चले जाते हो। बाद में जो चैनल्स, जो पेजेज़ हैं, जो डालते हैं बाद में, अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो और मतलब एक ट्रेंड सेट करना है कि 45 साल की उम्र में कंगना शर्मा ऐसी लगती है, 50 साल की उम्र में भी इतनी सेक्सी लगती है, 60 साल में भी ये आई है पपराज़ियों के सामने। हे गाइस, माय नेम इज आदर्श एंड यू वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज जो शख्सियत हमारे साथ बैठी है, ये इंटरनेट सेंसेशन है, इंस्टाग्राम पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नो मैटर रेड कारपेट्स हो या बॉम्बे में कहीं भी हो, हम इन्हें स्पॉट ज़रूर करते हैं, तारीफ़ भी करते हैं। ये दिखती बहुत अलग है, रियल लाइफ़ में बहुत अलग है। तो ये एक्चुअल में है कैसी? दिखने में तो बड़ी प्यारी है, तो आइए इनसे जानते हैं। प्लीज़ वेलकम कंगना शर्मा। थैंक यू सो मच आदर्श। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर। तो सबसे पहले वेलकम टू बॉलीवुड हेल्पलाइन। जी, थैंक इंटरव्यू की शुरुआत शुरुआत से करते हैं, आपकी शुरुआत से करते हैं, आपकी जर्नी की, जी, कि कहाँ से आपने स्टार्ट किया? जहाँ तक मुझे पता है कि आप हरियाणा से बिलॉन्ग करती हैं। हाँ जी, हाँ जी। सो हरियाणा से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा आपका? हरियाणा से मुंबई तक का सफ़र वैसे अगर देखो, जैसे मैंने पहले इंटरव्यूज़ में भी वही सेम चीज़ें होती हैं। तो मेरे ख़्याल से ना कोई भी जो जर्नी होती है ना वो सिंपल नहीं होती है। किसी भी आर्टिस्ट की या फिर कोई भी इंसान है, किसी की जर्नी आज तक सिंपल रही नहीं है। तो मेरा भी यही है, कमिंग फ्रॉम अ रूरल बैकग्राउंड और विदाउट एनी हेल्प, तो उस लड़की का सफ़र कैसा रहेगा? तो ये तो अपने आप में एक स्ट्रगल है, ये बोलना ही स्ट्रगल है। तो फर्स्ट ये बहुत डिफ़िकल्ट रहा है जो कि शब्दों में तो बयान हो नहीं सकता है। तो बहुत मुश्किल रही है यहाँ तक आना, यहाँ पर पहुँचना, इतना काम करना और आप जैसे लोगों के सामने बैठ के इंटरव्यू देना। तो ऑफ़ कोर्स बहुत-बहुत मुश्किल रही है और जर्नी में काफ़ी उतार-चढ़ाव भी आए हैं। लेकिन मैंने वो पूरा का पूरा देखा है अपनी लाइफ़ में, बहुत कुछ देखा है लाइफ़ में। सो अब ये है कि हाँ, आई एम जस्ट बीन देयर, डन देयर एंड आई एम हैप्पी नाउ। जस्ट लाइक वन अनदर गर्ल, जो कहते हैं ना कि हर लड़की का एक सपना होता है कि मुझे एक बार हीरोइन ज़रूर बनना है, मुंबई जी, ज़रूर जाना है। जी। तो वो कौन-सा ऐसा पल था या लाइफ़ का कौन-सा ऐसा मोमेंट था जब आपको लगा कि मेरे अंदर वो स्पार्क है या मुझे फ़िल्मों की तरफ रुख करना चाहिए एंड मैं बॉम्बे आ गई? कब वो ऐसा था?
ये वैसे मैंने ना कभी सोचा नहीं कि मुझे इस फ़ील्ड में जाना है या इस लाइन में जाना है। वैसे तो मैं बचपन से ही मैं ना डांसिंग में बहुत परफ़ेक्ट रही हूँ। या फिर जैसे स्कूल कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी या फिर मतलब कहीं पे भी थी ना, मैं कॉलेज में हो, स्कूल में हो, मैं बहुत फ़ेमस रही हूँ अपने टाइम में। स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, और अभी तक मैं तो फेमस आप ऐसी पहले मतलब वो जी, जी, तो जी, आप जी। पहले वो से ही थी। जी, वो शुरू से चलता आया है। तो वो तब नहीं सोचा था, बट सब मुझे ऐसे बोलते थे कि ये लड़की कुछ ना कुछ करेगी आगे जाके। बट उस टाइम पे जब आप छोटे होते हो और जब आपको पता है कि आपके वैसी चीज़ें ना तो आपको आपके घर से मिलने वाली हैं और वो सिर्फ़ सपना है आपके लिए, आप सोच ही नहीं सकते हो कि एक गाँव में रह के एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हो, एक गवर्नमेंट कॉलेज से पास आउट हो, तो वो चीज़ें बहुत दूर-दूर तक लगती है उस टाइम पे आपको, तो आप सोच ही नहीं पाते उन चीज़ों को। मतलब जब मैं दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तब उसके बाद मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रही थी, तो वहाँ पे मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे जो मॉडलिंग कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अरे यार, तुम यहाँ पे 7000 रुपीज़ कमा रही हो, तो तुम अगर मॉडलिंग करोगी तो शायद तुम्हें एक दिन का तुम 7000 ले रही हो, तो मंथली तुम्हें कितना मिलेगा, तुम यू कैन नॉट इवन थिंक। तो मैंने सोचा हाँ यार, मैं 1 महीने बैठ के 7000 रुपए क्या होता है आज के टाइम में, 3200 तो मेरा रेंट होता रेंट था, ही होता तो मतलब आधे एक पैसे तो उसमें ही खत्म हो गए। एग्ज़ैक्टली। ऊपर से आपका रहन-सहन, घर में भी भेजना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें तो पता भी नहीं चलता था वो। फिर मैंने होम शॉप 18 में काम करना शुरू किया। ये देखिए साड़ी, ये कैसी लग रही है? बर्तनों के ऐड करना और ये सब। तो फिर मैंने होम शॉप 18 से शुरू किया था, तो वो तकरीबन मैंने 4-5 महीने किया बीच-बीच में, और वहाँ से जो थी जर्नी, जो मेरे फेस की जर्नी थी, वो शुरू हुई, जहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, मेरा फेस अच्छा आ रहा है, पैसा भी अच्छा मिल रहा है और चीज़ें कुछ अच्छी हो सकती है, और फिर लोगों ने भी कहा कि हाँ, तुम्हें अब पोर्टफोलियो बनवाना चाहिए। तो फिर तब वहाँ से मेरी जर्नी की, जब मैंने सोचा तब वहाँ से शुरुआत हुई। सो मैम हरियाणा की एक बात ऐसा नहीं है कि मैं हरियाणा को टाइपकास्ट कर जी। हरियाणा एक ऐसा जगह है जहाँ पे अक्सर लोग ये कहते थे पुराने ज़माने में भी और अभी भी कुछ रूरल एरियाज़ में ऐसा कहा जाता है कि लड़की होना तो जी, पहले ही वो एक जी। वो जब हमने जो सुना है कि लोग कोसते हैं, डर जाते हैं बिल एंड ऑल चीज़ें हैं। बिल इवन आमिर खान की एक फ़िल्म थी दंगल उसमें दंगल। भी जी, बिल ऐसा था कि वो कॉमनवेल्थ गोल्ड तक चली गई, गीता फोगाट बट इनिशियली उनको लाइफ़ में भी स्ट्रगल था, जी। फैमिली को लेके। सो फैमिली बैकग्राउंड कैसे था एंड जब आपने रुख किया बॉलीवुड का, मुंबई आना सोचा एंड जैसे आपने कहा कि होम शॉप 18 पे आप काम हुँ। कर रही थी, मॉडलिंग कर रही थी, तो फैमिली का कितना बड़ा रोल था आपकी लाइफ़ में? एंड फैमिली के रोल के साथ-साथ जो हमारी सोसाइटी है जिसे हम समाज कहते हैं, उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा आपके ऊपर? एक तो ना सबसे पहली बात है ना, जब मैं वैसे तो हम है ना रोज़-रोज़ काम करते रहते हैं ना, तो अपने पास्ट के बारे में या अपनी जो चीज़ें आप भुगत चुके, जो चीज़ें देख चुके हो ना, उन चीज़ों के बारे में आप सोचते नहीं हो, क्योंकि आप ना आगे बढ़ते रहते मूव ऑन कर जाते हो। है ना? तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ज़रिया ढूँढ लेते हैं, जैसे या तो हम काम को पकड़ के वो ज़रिया ढूँढ लेते हैं या कुछ, लेकिन जब इंटरव्यू में बैठते हैं ना, हाँ, तो वो चीज़ें ना रिकॉल हो जाती हैं फिर से, और मेरे ना हैंड शिवर करने लग जाते हैं। तो थोड़ा-सा एंग्ज़ियस हो जाती हूँ फिर मैं। तो अभी जैसे कि आपने पूछा, या हरियाणा के बारे में जैसा आपने पूछा, तो मुझे फिर से वो रिकॉल होना और बस एंग्ज़ायटी होना शुरू हो गई। एनी व्हिच वेज़, या तो हरियाणा में ऑब्वियसली सबको पता है कि थोड़ा-सा वहाँ पे स्ट्रिक्ट लोग थे, और अब तो फिर भी वो बहुत बेटर हो चुका है, लेकिन जब मैं थी वहाँ पर तब तो मतलब आई जस्ट कैन नॉट इवन डिस्क्राइब दैट, कि जैसे कि मैंने बोला है कि वहाँ पे काजल लगाना भी अलाउड नहीं था। पजामी पहनना भी अलाउड नहीं था, मतलब बड़े गले पहनना अलाउड नहीं है, मतलब तो उस तरीके का हिसाब था वहाँ पे, और मेरे ऊपर तो पंचायतें हो जाती है देखिए। अगर मैं पजामी पहन के निकली या मैंने काजल डाला, तो और मतलब मैं स्कूल में भी जाती थी ना, हुँ। मैं घर पे चुपके से लगाया और मम्मी की आँखों से बच के, मतलब निकल जाती थी, तभी मम्मी बोलती, "ए! ऊपर मुँह करके दिखा।" तो पकड़ी जाती थी, तो बहुत मार पड़ती थी। तो उस तरीके का छुप-छुप के लगाना पड़ता था, या फिर उसमें डाल लिया, बैग में डाल दिया, फिर स्कूल में जाके लगाया। तो इस तरीके का मतलब माहौल से मैं आई हूँ, या फिर जैसे कॉलेज में जाते हुए बस में जाना होता था, है ना? और पूरी बस खचाखच भरी होती थी लड़कों से। मतलब पहले दूसरे गाँव के लड़कों को लेके आती, फिर दूसरे गाँव को लड़कों को लेके आती गाड़ी, फिर लड़कियों को पिकअप करती। वो घुसने में भी, मतलब क्योंकि इतनी भीड़ लदालद होती थी, वो घुसने में भी उनको क्रॉस करके निकलो, कोई इधर से टच कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई आपको कहीं पे हाथ लगा रहा है ना? तो
और फिर भी आपको पता ही नहीं चलता भीड़ में कौन क्या कर रहा है, कोई भी कुछ भी करके निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब उस तरीके की जर्नी है जो जो वो देखी है। मतलब जैसे मैंने बताया कि पजामी पहन के निकल गई या बड़ा गला पहन लिया तो पंचायतें हो गई, भाई रामपड़ तेरी छोरी ये बहुत गलत बात हो रही है भाई, ये कपड़े पहन के नहीं चल लेगी। और मैं बोल दूं क्यों, ताऊ तेरी छोरी भी तो पैर का चल रहा है ना। तो वो अपने घर में नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि वो लोग उनके पास पैसा बहुत है, उनके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकता क्योंकि उनका बाप बहुत स्ट्रॉन्ग है ना? उनकी माँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके इतने सारे खेत हैं, उनके मतलब दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और पंचायत भी वही लोग करते हैं जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है ना? और जो गरीब की बेटी है या फिर जो गरीब लोग हैं, उनको तो सिर्फ सब लोग दबाने की कोशिश ही करते चाहे वो अच्छा काम कर रही है या हैं। एग्ज़ैक्टली, चाहे वो अपनी इज़्ज़त से ही कमा रहा हो या कैसे भी हो। जैसे मैंने स्कूल किया, कॉलेज किया, मैं खुद काम करती थी, खुद मैं अपनी कॉलेज की फीस मैं करती थी। वहाँ पे भी उस टाइम पे भी जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती थी या फिर डांस क्लास मैं करवाती थी, तो जाके मुझे पैसे मिलते थे, तो मैं अपनी कॉलेज की फीस भरती थी। स्कूल टाइम में होती थी जो मेरी टीचर्स मेरी फीस पे करती थी, 5-10 रुपए फीस होती थी, तो वो 7th-8th क्लास तक वो मेरी टीचर मेरी पे करती थी। तो उस जर्नी से लेकर फिर दिल्ली शिफ्ट होना और वो सब देखना, तो और लड़कियों को वैसे भी वहाँ पे पसंद नहीं किया जाता। हुँ, जैसे मैं हम 3 बहनें थे। ओके। माय वन सिस्टर शी इज़ एक्सपायर्ड नाउ। तो वहाँ पे लड़कियों को तो ये होता है कि जल्दी से जल्दी बस इनकी शादी करो और इनको भेजो। जैसे ये लड़की मतलब 14-15 साल की हुई, बस बड़ी हो गई है और अपनी ज़िम्मेदारी खत्म करो और इनको भेजो। कहते हैं ना आपके से पिंड छुड़ाना। हाँ जी, अपना पीछा छुड़वाओ बस। बड़ी हो गई है, तब तक काम कराओ, खूब खेतों में काम कराओ, इधर काम करो, उधर काम करो, फिर लड़का चाहे कैसा ही भी है, मतलब ठीक काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, माँ-बाप को भी ये नहीं देखना है कि लड़का क्या काम कर रहा है, क्या नहीं करना, बस लड़की को भगाओ घर से। हुँ, तो ये वाला सिचुएशन वहाँ पे होता है। तो जैसे मेरी बहनों की भी बहुत जल्दी शादी हो गई थी और जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे लिए भी लड़के ढूँढे जा रहे थे। तो मैंने तो अपना पूरा रेबेल कर दिया था घर में कि मैं तो नहीं करने वाली, जो मेरी दोनों बहनों के साथ हो गया वो मैं तो नहीं करने वाली। क्योंकि एक तो मेरी बहन चली ही गई है उस चक्कर में, और दूसरी बहन है जो वो अब ठीक है मतलब, बट रहा तो वही स्ट्रगल ना, अभी तक वो भी उस स्टेज पे नहीं है जो होना चाहिए था। सो जिस तरीके की ज़िंदगी आपने देखी अपने इनिशियल लाइफ़ में। और एक और चीज़, हुँ। अगर लड़की थोड़ा-सा भी लड़के से ऊपर चली जाए, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है बिल्कुल भी। तो फिर उसको आरएनडीआई बोलना या फिर उसको कुछ भी बोलना, फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। ऐसा कुछ मतलब कहना कि उनके आपका हिसाब से मोरल डाउन हो जाए। एग्ज़ैक्टली कि ये लड़की तो ऐसी ही है। सो जिस तरीके की ज़िंदगी आपने देखी आपकी इनिशियल फ़ेज़ में, मैं कहूँ एक स्ट्रगल वाली लाइफ़, जी। चाहे आप समाज से लड़ी, माँ-बाप से लड़ी या आप रिबेल बन गई एंड आज आपके इंस्टाग्राम पे 3.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं। 3.3 मिलियन यानी 33 लाख लोग, व्हिच इज़ अ वेरी बिग नंबर। सो अब 33 लाख लोगों को आप अपने पीछे देखती हैं कि लोग आपको पसंद करते हैं। आपकी एक पोस्ट पे 1 लाख, 2 लाख नहीं 5 से 10 लाख लोग आपकी फ़ोटो को लाइक करते हैं। जी। तो तब कैसा लगता है? ये बहुत अच्छा लगता है जब ना लोग पसंद करते हैं, तो ऑफ कोर्स किसको नहीं अच्छा लगता है जब आपको एडमायर करते हैं लोग, आपके काम को पसंद करते हैं, आपके लुक को पसंद करते हैं। और ऑफ कोर्स ये एक ह्यूमन नेचर है, और मेरे साथ तो ऐसा ना, मुझे किसी ने भी बस प्यार से बात कर ली ना, तो मेरे लिए बस वो काफ़ी है। तो मैं बस उसी में खुश हो जाती हूँ कि हाँ यार, उसने मेरे से प्यार से बात कर ली, मैं उसके लिए कुछ भी करूँगी। मतलब चाहे वो मेरी लाइफ में, मतलब कुछ लोग हैं जो मेरी लाइफ में मायने रखते हैं और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सो मैम जैसे मैंने कहा कि आपके 3.3 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जी। इतने सारे फैन्स हैं, लोग आपकी एक-एक फ़ोटो पे 10-10 लाख लाइक्स आ जाते हैं, लोग आपको कैप्चर करने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। आप जब भी रेड कारपेट पे आती हैं, जहाँ पे भी आप दिखती हैं, लोग सबसे पहले देखते हैं कि कंगना शर्मा इज़ हियर, कंगना शर्मा इज़ हियर। सो फैन मोमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, सो व्हिच इज़ दैट वन फैन मोमेंट जो अब तक आपके साथ है? योर फर्स्ट फैन मोमेंट अगर मैं बात करूँ, जहाँ सबसे पहले आपको किसने रिकॉग्नाइज़ किया हो? अब तो ये बात है कि अब तो मैं जैसे जहाँ पे भी जाती हूँ, कहीं पे भी चली जाऊँ, चाहे वो एयरपोर्ट है या फिर मैं कहीं पे भी चले जाऊँ, अब तो जैसे मुझे मास्क लगा के ऑब्वियसली जाना पड़ता है, तो अब तो कहीं पे भी जाओ तो वहीं पे स्पॉट करना ही शुरू कर देते हैं लोग अपने कैमरा से, तो अब तो वैसी वाली सिचुएशन है। सो अब नाउ तो आई हैव टू बी वेरी, वेरी, वेरी केयरफुल। तो ऑफ कोर्स मेरे लिए सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। मतलब ऐसा कोई एक अकेला फैन मोमेंट नहीं है कि जो मेरे साथ कोई वाक़या ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट या एवरी मोमेंट इज़ स्पेशल फॉर मी। बट वो पहला जब आपको याद हो कि सबसे पहले किसी ने आपको रिकॉग्नाइज़ किया हो? क्योंकि वो बहुत स्पेशल लम्हा होता है, जब पहली बार नहीं, नहीं, वो तो मुझे ऐसा हुआ है कि मैं एयरपोर्ट पे थी और कोई आया मेरे साथ, एयरपोर्ट पे स्टाफ ने सारे के सारे आ गए, सबने फ़ोटो ली। फिर बोले करिश्मा शर्मा, तो मैं बोली नहीं।
तो फिर एक बार फिर से ऐसे ही हुआ। फिर बाद में किसी ने कोई और नाम से मुझे बोला, मैंने बोला, "आप मेरे को जान" मैंने पूछा, मैंने फ़ोटो तो ले लिया आपने मेरी कि आप मेरे को जानते हो? बोलते, "हाँ, जानते हैं ना, करिश्मा तन्नाम।" अरे! अरे! तो फिर उस दिन के बाद से मैंने कहा ओके, अब मैं मास्क भी लगाता हूँ, मैंने कहा, "आप मुझे जानते हो?" "अरे कंगना मैडम, कैसी बातें कर रहे हो?" अब मुझे लगता है कि या मास्क में भी जब लोग पहचानने लग जाएँ आपको, तो इट मीन्स यू हैव डन समथिंग। सो नाउ इट्स गुड। ओके। सो इसी चीज़ को मैं आगे लेके जाऊँगा। एक तरफ वो फैन्स होते हैं, जी। जो आपकी हर सोशल मीडिया पोस्ट पे लाइक करते हैं। एक वो फैन्स होते हैं कि जब भी आप कहीं पे दिखते हो, वो आपके साथ सेल्फी खिंचाना चाहते हैं। बट एक क्या कहते हैं, एक बंद कमरे में बैठ के एक वो कैटेगरी आ गई है जिसको हम ट्रोलर्स कहते हैं, कि जो इंटरनेट और मोबाइल के ऊपर बैठ के किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। कह देते हैं, या मैं कह सकता हूँ अभद्र भाषा का इस्तेमाल जी, करना। जी, सो उस चीज़ को लेके क्या पर्सपेक्टिव है आपका? ये जो ट्रोलर्स जो हम कहते हैं, जी। ये क्यों ऐसे हैं, या आपको क्या लगता है, व्हाट इज़ योर पर्सपेक्टिव? मुझे तो ऐसा लगता है कि देखो, जो जो ट्रोलर्स होते हैं, ट्रोलिंग क्या होती है? हमें पता ही नहीं है कि वो कौन लोग हैं, क्या करते हैं, कौन है, किधर से हैं, हमारा क्या लेना-देना है। ना तो वो मेरा मामा लगता, ना वो मेरा चाचा लगता, ना वो मेरी दादी लगती, ना वो मेरी मम्मा लगती, ठीक है? ना वो मेरी बहन है, ना मेरा भाई है। मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। तो वो वहाँ पे बैठे-बैठे बेचारे खुद फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, खुद वो उस मुझे देख भी रहे हैं। उसके बाद वो गालियाँ भी निकाल रहे हैं, ठीक है? कुछ पोस्ट पे जैसे मैं कई लोगों को ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वही ट्रोलर होते हैं, एक दिन वो अच्छा बोलते हैं आपके बारे में कि मैम यू लुकिंग सो हॉट एंड दिस एंड दैट, तो आपको जो अच्छे कमेंट्स होते हैं जो एकदम से डिफरेंट होते हैं तो आपको दिख जाते हैं कि इस नाम का बंदा है, इसने आज आपको कमेंट किया था। फिर आप नेक्स्ट डे देखते हो तो आपकी नज़र पड़ती है, और हाँ, मैं बता दूँ मैं आपको, मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं देखती हूँ, थोड़ी चुल है मेरे अंदर देखने की, तो मैं देखती हूँ। तो जब मैं देखती हूँ कि हाँ, ये बंदे ने कल ऐसा लिखा था और आज ये ऐसा लिख रहा है, इसका मतलब मैंने उसको तवज्जो नहीं दी, ना तो उसको जब उसने मुझे बोला थैंक यू बोला, अच्छा बोला, और जब उसने बुरा लिखा तो भी मैंने उसे कुछ गलत नहीं बोला। तो ऑफ कोर्स वो मेरे कुछ लगते ही नहीं है। अगर उनको मेरा काम अच्छा लगता है, जो मैं कर रही हूँ अगर वो अच्छा लगता है, तो ठीक है, आपको जो करना है आप करें, और उससे मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई साहब, लेट मी टेल यू दिस। तो दिस इज़ हाउ आई फील। बट ट्रोलिंग हो जाना, चलो, लोग एक बंद कमरे में बैठ के आप मोबाइल पे चंद सेकंडों में एक कमेंट लिख देते हैं, बट सामने वाले पे उसका क्या असर पड़ता है, लोग ये नहीं देखते, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ब्रेक डाउन हो जाते हैं जी। अगर उन पे थोड़ी सी भी लोग गलत कह देते हैं। कुछ हुँ, लोग ऐसे हो जाते हैं, उनका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जी। तो आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है ट्रोलर्स को लेके, and कैसे आप हैंडल करती है? मुझे इस लाइन में अब ऑलमोस्ट 7-8 साल हो जाएँगे। तो मुझे ना सच बताऊँ, मैं ऑनेस्टली मुझे पहले इतना फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मेबी आप लगा लो कि आप जब एक घर से निकलते हो, तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग होते हो। तो आप ये अपने दिमाग में लेके चलते हो कि अब तो या तो मरना है या करना है। मतलब हमारे हरियाणवी में एक कहावत है कि जब तख़्त बिछा लिया तो नाचन का के डर है। इसको हिंदी में बोलते हैं, जब आपने स्टेज तो आपका लग ही चुका है, तो उसमें फिर नाचने में कोई डर नहीं है। तो तब हमारी ये थिंकिंग होती है कि एक नए-नए आप आते हो, आप इतना कुछ अपने आस-पास इर्द-गिर्द देखते हो, तो आपको ये होता है कि यार अब आपको कुछ करना है, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप घर पे भी नहीं जा सकते क्योंकि इतने बड़े-बड़े आप प्रॉमिसेस करके आ चुके हो। आप फ्रेंड्स को भी क्या मुँह दिखाओगे, अपने घरवालों को भी क्या मुँह दिखाओगे, जो एक स्ट्रॉन्ग लड़की आपके अंदर है, जो आप इतना बड़ा-बड़ा करके निकले हो कि मैं घर का बेटा हूँ, और मैं जब आप अकेले होते हो सब कुछ करने वाले, अपने घर सँभालने वाले, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं होती है उस टाइम पे सिवाय करने या फिर मरने की। तो मैं क्यों मरूँ? मैंने सोचा कि अब मैं करूँगी। तो तब उस टाइम पे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे लगता था कि जो कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ। मैं जो करूँगी बेस्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूरा-पूरा भरोसा है। सो मैम, क्या कभी आपके साथ ऐसा कोई वाकया हुआ है? या आगे इस पे भी मैं बता रही हूँ, और हाँ, और अब ऐसा हो गया है कि पिछले 4-5 महीनों से कि बहुत ज़्यादा हो गया है, जैसे अब मुझे फ़र्क पड़ने लग गया है। क्योंकि देखो, जब ट्रोलर जो ये पीछे बैठ के करते हैं वो करते हैं तो कोई बात नहीं। बट अब इतने सारे लोग उठ-उठ के आते हैं जिनका कोई लेना ना देना, जिनके पास काम नहीं होता है, वो आपके बारे में बोलते हैं, जस्ट टू गेट फेमस ऑन बिहाफ ऑफ यू, है ना?
तो उन लोगों का ये होता है कि वो 2 मिनट का करने के लिए और उनके फिर जो आस-पास के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, जो उनका एक सर्कल पहले से बना होता है ना, फिर वो अपने साथ उस सर्कल को भी इन्वॉल्व जोड़ यू लेते नो हैं व्हाट सब। आई एम टॉकिंग अबाउट राइट? एब्सोल्युटली। तो फिर उस सर्कल को भी वो साथ में कर लेते हैं। फिर धीरे-धीरे उनका सर्कल भी बोलना शुरू कर देता है कि हाँ, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए, उस चीज़ पे बात होनी चाहिए, उस चीज़ पे। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने क्या किया है, हमने उसी चीज़ से सीखा है। आप इतने टाइम से सीरियल करते आए हो, आपने भी लोगों को बहुत सारी चीज़ें दी है, आप करते आए हो, हम आप ही लोगों से सीखे हैं, हम टीवी को देख-देख के सीखे हैं, राइट? हम तो कोई अपने दिमाग में अपने उसमें लेके आए नहीं थे, तो हमने भी वही देख के सीखा है। अब फ़र्क पड़ता है, लेट मी टेल यू फ़र्क पड़ता है मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी क्योंकि जब आप मेंटली ले लेते हो तो आपके दिल पे आ जाता है। जब आप दिल पे लेते हो तो आपकी वो फिज़िकल पेन आपको फ़ील होना शुरू हो जाता है। यस फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। बट किसको बोले? कोई फ़र्क नहीं क्योंकि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और जो ट्रोलर्स हैं, जो भी ट्रोल कर रहा है उनको उनके लिए तो दिस इज़ नॉर्मल कि किसी को भी गाली दी, आपको कोई देखने आ नहीं रहा है और निकल गई बस। तो फ़र्क पड़ता है। आजकल मैंने ये देखा है कि जो भी इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो कुछ अलग उनका ड्रेसिंग सेंस है, तो लोग सबसे पहले एक ही नाम लेते हैं उर्फ़ी जावेद का, कि जी। उर्फ़ी जावेद एक थी जो बहुत उनका हैं। उन्होंने जब वियर्ड की एक्चुअली बेसिकली है वो अभी। उर्फ़ी जावेद जो है उन्होंने ये शुरुआत की जी। कि उन्होंने बहुत ऐसे वियर्ड ड्रेसेस पहनने चालू किए। देन उन्होंने ड्रेसेस में अपनी क्रिएटिविटी लाना चालू की एंड वो फ़ेमस हो गई, उन्हें अमेज़न प्राइम पे शो मिल गया। फ़ॉलो कर लो यार एंड अभी तो वो ट्रेटर्स भी जीत चुकी है, सबको पता है। तो लोग कहते हैं कि सभी लोग उन्हीं को फ़ॉलो करके हुँ, हुँ। वियर्ड ड्रेसेस पहनना या ऐसी सब चीज़ें करना, उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे, उनको ही फ़ॉलो कर रहे ताकि लोग उनको भी पहचाने एंड उनको मूवीज़ मिल जाए या सीरियल्स मिल जाए या वेब सीरीज़ मिल जाए। ठीक। तो ऐसा कंपैरिज़न होता है आपके साथ? जी, मुझे एक बात बताना मर्डर फ़िल्म आई थी, जी। ठीक है? मल्लिका शेरावत वाज़ द फर्स्ट वन तब उर्फ़ी जावेद तो पैदा भी नहीं हुई होगी। सही बात है। इंडस्ट्री में नहीं आई हुई ये या कहीं से 2005 की बात है। एग्ज़ैक्टली तब कब शुरू हुआ है ये, राइट? तो सबसे पहला जो सीन दिया था शायद वो मल्लिका शेरावत थी। वैसे तो राम तेरी गंगा मैली हो गई से लेकर चीज़ें चलती आ रही हैं। मर्डर बहुत ज़्यादा ही बोल्ड हो गई थी एग्ज़ैक्टली, उस एग्ज़ैक्टली। टाइम के हिसाब से। तो अब जब उन्होंने किया है, अभी आप बहुत सारे एक्टर्स हैं जिसका मुझे नाम नहीं लेना है क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कि दूसरों का नाम ले लेके ये फेमस हो रही है। और वो जो चीज़ मुझे करनी नहीं, ना मैंने पहले की, ना मुझे अब करनी है, जैसे लोग अभी आ रहे हैं हमारा नाम ले लेके आगे, तो मुझे वो चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है। बट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कपड़े कौन नहीं पहनता है? मतलब बड़े गले कौन नहीं पहनता है? शॉर्ट ड्रेसेस कौन नहीं पहनता है? तो मुझे सिर्फ़ ये जानना है, सिर्फ़ उर्फ़ी ने नहीं पहने हैं। उनका सिर्फ़ ये हो गया है कि थोड़ा-सा वो अलग से नोटिस हो गई, लोगों ने उनको अलग से कैप्चर करना शुरू कर दिया। उनका सिर्फ़ एक ये इस तरीके से हो गया। बट किसी को भी आप उठा के देखो, हर किसी का है। सो मैम इसी चीज़ की बात करते हैं अभी। इंस्टाग्राम पे लोग कहते हैं ना कि ट्रोल करते हैं, वो एक अलग बात हो गई, कंपैरिज़न एक अलग बात हो गई। बट कभी ऐसा लगा आपको कि यार मुझे कंपेयर किया जा रहा है किसके साथ जिसका मेरा उससे कोई नाता नहीं एंड सिर्फ़ मेरे कपड़ों को लेके लोग बातें करें, जबकि जी, मैंने गाने भी किए हैं, आपके करियर में मैंने देखा है कि आपने कितने सारे गाने किए हैं। जी। उनकी लोग बात नहीं करते, सिर्फ़ वो ड्रेसिंग सेंस एंड कभी-कभी तो ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं मैंने, ये समाज के खिलाफ है, हाँ जी। हमारी सभ्यता नहीं है। तो सभ्यता, समाज एंड ये सब भी उस चीज़ों में आ जाता है। तो आपको लगता है कि अब मैंने ऐसा क्या ही कर दिया है जो मेरे को लोग ब्लेम कर रहे हैं? ऑफ़ कोर्स लगता है मैं ब आप यकीन नहीं मानेंगे रात को मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं रोती हूँ। मतलब ये सोच के कि देखो आप तो पैप करके चले जाते हो। बाद में जो चैनल्स जो पेजेज़ हैं जो जो डालते हैं बाद में, उसका कंपैरिज़न उसके साथ, उसका कंपैरिज़न उसके साथ, जो कि मेरा किसी से लेना-देना ही नहीं है। मेंटली ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जैसे कि मैंने बोला कि मुझे रात को मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे अब नींद आनी बंद हो गई है। मतलब इतना मेंटली इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों का। क्योंकि आप मेरा अगर इंस्टाग्राम चेक करोगे या फिर आपने मेरी पैप्स वीडियोज़ भी देखी होंगी, तो मेरा जो लुक होता है हमेशा क्लासी रहा है। और मैं हमेशा मेरे शूट्स भी देखे होंगे, मेरा काम भी देखा होगा। मैंने सीरियल भी किया है, मैंने कम से कम 40-50 सॉन्ग्स भी किए हैं, मैंने कपिल शर्मा भी किया है। तो मैंने बेस्ट टू बेस्ट काम किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ एक ये पैप्स का वीडियोज़ का चल रहा है या जो भी है, मैंने बेस्ट टू बेस्ट काम किया, उसके बारे में किसी ने बात नहीं की।
और अब ये अगर चलने लग गया है, लोगों ने पिकअप करना शुरू कर दिया है, तो लोग फिर वो कंपैरिज़न कभी उर्फ़ी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि कंपैरिज़न क्यों? अगर उन्होंने अपना काम किया है, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से काम किया है। मैं अगर कर रही हूँ, तो मैं अपने हिसाब से काम कर रही हूँ। अगर कोई तीसरी लड़की अगर कोई कर रही है, तो वो अपने हिसाब से कर रही है, तो उसका एक-दूसरे से कंपैरिज़न क्यों? और रही बात समाज की, जैसा कि मैंने बोला, मल्लिका शेरावत ने भी शुरुआत से किया था वो, दिशा पटनी है। इतने सारे एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो क्या उनके बड़े गले नहीं होते हैं? क्या उनके ऊप्स मोमेंट नहीं होते हैं? ऑफ कोर्स, बस मुझे ये कंपैरिज़न वर्ड से मुझे बहुत गंदा लगता है। लोग बोलते हैं कि आप तो चिढ़ रहे हो, बट चिढ़ने की बात है ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी अलग है, मेरे जैसी पर्सनैलिटी किसी और की कैसे हो सकती है? तो ऑफ कोर्स, और ऊपर से जो लोग बोलते हैं कि ये समाज के खिलाफ है, सबसे पहले तो जो बोलता है, सबसे पहले तो वही कर रहा है। क्योंकि मैं अगर किसी दूसरी लड़की के बारे में आज उठ के आऊँगी कि उसने ये पहना, आज उसने ये पहना, अरे ये कैसे चल रही है, कैसे कर रही है? मैं ऐसा कपड़ा पहन रही हूँ, आज भी मैंने क्या पहना है? मैं ऐसा पहन रही हूँ तभी मैं दूसरे को बोलूँगी ना, क्योंकि पहले मैं अपनी तरफ तो देखूँ। लोग अपनी तरफ ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि 4 फिंगर हमारी तरफ है, दूसरे की तरफ करना है बस। भैया ये देखो कि आप लोगों से हमने सीखा है और हम तब देख के कर रहे हैं। और देख के करने की भी बात नहीं है, अपनी-अपनी पहनने की एक चॉइस होती है। आपका खुद का एक होता है जो आप अपने तरीके से लेके लेगेसी चलते हो, एंड दैट्स अबाउट इट। सो आई होप ये जो जवाब है आपका, इसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जवाब पहुँचे एंड आई होप लोगों का जो सोचने का तरीका है वो काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा। सो मैम, बात करें पेरेंटहुड की, एक बड़ा प्यारा-सा बेबी भी है आपका। सो आप पेरेंटहुड कितना एन्जॉय कर रही हैं? या पेरेंटहुड जब किसी की लाइफ़ में आता है, स्पेशली जब आप माँ बन जाती हैं, तो ज़िम्मेदारी तो आती ही है, बट उस चीज़ को आप कितना ज़्यादा बहुत प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं लाइफ़, तो वो कैसे आप तो देखते हैं? एक तरफ आप काम भी कर रही हैं एंड साथ ही साथ पेरेंटहुड भी एन्जॉय कर रही हैं। कैसे मैनेज करते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि एक जो लेडी होती है, एक औरत होती है, वो बहुत सहनशील होती है। उसमें पेशेंस भर-भर के होता है। तो एक औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। जब तक जबकि मैंने देखा है कि मर्दों में, लड़कों में इतना पेशेंस नहीं होता है। वो थोड़ा-सा काम की टेंशन से आते हैं कि खराब हो गया उनका, अगर काम हो गया है, तो वो सबके ऊपर ब्लेम करते हैं। औरत घर में रह के बच्चों को भी सँभालती है, अपना काम भी करती है, ऑफ़िस भी जाती हैं, रिश्तेदारों को भी सँभालती हैं। आस-पास का और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने को जो वो सँभालती है, और साथ में फिर उनको अपने हस्बैंड्स को भी देखना होता है। मतलब मैं एक नॉर्मल एक हाउसवाइफ हाउसवाइफ के पॉइंट या पॉइंट नॉर्मल ऑफ व्यू लोगों पे। की मैं बात कर रही हूँ। और अब यहाँ पे बात आती है मेरी, तो मेरा ये होता है कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ कि मेरा बेबी है 4 एंड हाफ ईयर, हुँ। छोटा है अभी, तो वो अभी हरियाणा में है। तो मुझे जितना मौका मिलता है मैं उसके साथ रहती हूँ। और जब ये होता है कि काम आ गया यहाँ पे मुंबई में, तो मैं यहाँ ट्रैवल कर लेती हूँ। मुझे लगता है काम दिल्ली में है तो मैं दिल्ली में ट्रैवल कर लेती हूँ। और जैसे होता है कि काम खत्म हो गया तो फिर मैं जल्दी-जल्दी फिर अपने बेबी के पास जाने की करती हूँ। क्योंकि आप कमा रहे हो, अपने सपने पूरे कर रहे हो, साथ में मुझे अभी ये भी चीज़ लेके चलनी है कि मुझे जो मेरे ड्रीम्स थे, जो मैं पूरा नहीं कर पाई, कुछ टाइम तक मैं रुक गई, मुझे वो भी कंटिन्यू करने हैं। साथ-साथ में मुझे बेबी के बारे में भी सोचना है, उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। अभी तो उसकी स्टडी भी शुरू नहीं हुई है, तो उसके बारे में भी सोचना है और उनके करियर के बारे में भी सोचना है, उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत ऐसा सोचती है जैसा मैं सोचती हूँ, और माँ बनने के बाद एक ये अलग ही एहसास होता है जो आपसे कुछ भी करा देता है। तो आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट। बात करें एक चीज़ जो अक्सर बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है पैसा। नो मैटर, लोग ये कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। आपके इतने साल के करियर में, जैसे आपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि आपने आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। तो कभी फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने देखा है? और अगर देखा है तो उसको कैसे डील किया है? या किस लेवल तक का फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने देखा है? जो लोग नहीं जानते, मैं चाहता हूँ आप बताइए। मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो मुझे वो लोग सबसे गंदे लगते हैं, सबसे बकवास लगते हैं, सबसे वाहियात लगते हैं, सबसे बड़े छिछोरे लगते हैं, जो ये कहते हैं कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, सब कुछ ही पैसा होता है। आजकल माई-बाप भी पैसा ही होता है। ठीक है, 1% का एक मैं लगा लेती हूँ कि हाँ, रिश्ते आते हैं, लेकिन 99.1% पैसा ही सब कुछ होता है। कुछ दिन पहले का वाकया, मुझे अपने ब्लड टेस्ट करवाने थे।
तो मुझे हेल्थ चेकअप करवाना था क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से मुझे थोड़ा एंग्शियस फ़ील हो रहा था कि मुझे शायद वीकनेस लग रहा है ये वो। तो मैं गई अंबानी हॉस्पिटल। कम से कम 12,000 रुपए उन्होंने टेस्ट का लिया, 13,000 ऑलमोस्ट 12,999 रुपए। मतलब ऐसे मैंने कम से कम 25-30 हज़ार रुपए ऑलमोस्ट खर्च हो गए। खर्च कर दिए, ठीक है? अब यही अगर एक नॉर्मल इंसान अगर करने जाता, मुझे तो ये था कि मैं अभी कर रही हूँ, दुखी-सुखी होके कैसे भी करके मैं अपनी लाइफ़ चला रही हूँ, कर रही हूँ और जब दुखी-सुखी होके चला ही रही हूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ही मैं खर्च करूँगी। तो मैंने तो कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दैट वन पर्सन जिसकी सैलरी ही 15,000 20,000 रुपए है? आपको लगता है कि वो 25,000 रुपए पे कर पाएँगे? बिल्कुल नहीं। वो तो शायद ब्लड टेस्ट भी पूरा नहीं कर पाएँगे, वो क्या टेस्ट करेंगे? उनको बोल देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपकी प्लेटलेट्स कितनी हैं? विटामिन डी की कमी तो नहीं है? ये वो नॉर्मल जो 500 बेसिक 600 हज़ार रुपए बेसिक के चीज़ें वो जो करते हैं। टेस्ट होते हैं, क्या वो टेस्ट करवा पाएँगे? आजकल हमारा साइंस कितना मतलब आगे जा चुका है, क्या आपको लगता है इतने में होगा? आपका जब बिजली का बिल आता है 11-11 हज़ार मुंबई में बिल आता है, 19-19 हज़ार रुपए बिल आता है एसी का। अगर आप एसी भी नहीं चला रहे हो तो नॉर्मल बिल आता है आपका 5 से 6 हज़ार रुपए का। तो जिसकी 15-20 हज़ार सैलरी है, उसका ज़रूरी नहीं है ना कि सब एक्टर हैं हुँ। और ज़रूरी नहीं है ना कि सब एक्टरों को भी काम मिल रहा है। कभी तो हमारे पास काम होता है, कभी नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको बिना पैसे के आपको कोई पूछता ही नहीं है इस दुनिया में, तो पैसे के साथ ही सब कुछ है। मैंने वो वक़्त भी देखा है जब घर में आटा नहीं है, दूसरों से पड़ोस से माँग-माँग के लाए और तब खाना बनाया है। अ, 1-1 महीने तक सब्ज़ी नहीं मिली है, सिर्फ़ प्याज़ काट के, चटनी बना के सिर्फ़ लाल मिर्च की हमारे में फ़ेमस है ना वो, तो वो और लस्सी के साथ खाया है। तो सब्ज़ी बनती ही नहीं थी जहाँ पे देखने को शक्ल आलू आज कैसे मतलब वो है, वहाँ पे आलू तक नसीब नहीं होता था मतलब उस तरीके का। तो उस इंसान को पैसे की वैल्यू नहीं पता होगी। तो ये जो लोग फिर एक थोड़ा-सा कमाने के बाद या फिर जब उनके पास कुछ आ जाता है, जब बोलते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता भैया मुझसे पूछो। पैसा सब कुछ होता है जो देख चुका है ना, जिसके साथ बीत चुकी होती है ना, उसको पता होता है कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है लाइफ में। तो ऑफ कोर्स मुझे जितनी पैसे की अहमियत है तो आई जस्ट एंड मैम प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, जी, 40 से 50 गाने आपने कर लिए। जी। अब अगर मैं कहूँ कि क्या आप रियलिटी शो की तरफ अगर आप रुख करें, तो मैंने सुना है कि आपको ऑफ़र्स तो काफ़ी सारे आते हैं, बड़े-बड़े शोज़ के आते हैं, बट आप किसी न किसी रीज़न की वज़ह से वो कर नहीं पाते या कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस आए। तो वो कौन से ऐसे शोज़ हैं फ़ेमस अगर मैं बात करूँ जो आपको ऑफ़र हुए हैं एंड आपने रिजेक्ट कर दिए हैं? जी, मैं नाम तो ले नहीं सकती हूँ ओके, स्टिल एक कोई क्योंकि या नहीं नाम नहीं ले सकती मैं। ओके, अभी जैसे एक ज़ी पे आ रहा है, गाँव की छोरी टाइप्स कुछ तो रियलिटी शो है। तो उसपे तो जिस रियलिटी शो है इट्स अ बिग शो ओनली। तो जैसे वो मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं करना था वो। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं या तो बजट की वज़ह से रह जाती हैं क्योंकि आप पता है क्या एक जब एक लेवल पे हो जाते हो, तो आज से अगर 5 साल पहले, 6 साल पहले अगर मैं किसी चीज़ का 50,000 रुपए ले रही हूँ तो 6 साल बाद तो आलू प्याज़ का तो भी भाव भाव बढ़ बढ़ जाता चुका है, है, ऑब्वियसली एक्टर्स अपनी फीस ज़रूर बढ़ाते हैं। एग्ज़ैक्टली तो थोड़ा बहुत तो फिर 10-20 हज़ार करके तो ऊपर लूँगी। लेकिन आप आज के टाइम में भी आप तो कमा रहे हो अपनी वेब सीरीज़ से, ओटीटी पे आप तो कर देते हो रिलीज़ और आप तो 15-15, 20-20 करोड़ कमा रहे हो। लेकिन आर्टिस्ट को आप क्या देते हो? हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग मतलब आप 50,000 देते हुए भी आप बोलते हो नहीं 25,000 पर डे ले लो, 20,000 पर डे ले लो। और जो बेचारे न्यू आर्टिस्ट होते हैं उनको ये देके कि 5,000 ले लो, 10,000 ले लो ऐसे। तो अब इतना कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो चुका है, तो अब उन लोगों के पास जाते हुए वो लोग बजट की बात करते हैं, तो आधे फिर मैं बजट की वज़ह से छोड़ लेती हूँ। तो दूसरा आता है फिर कि बोल्ड कैरेक्टर अगेन, हुँ, तो वो मुझे करना नहीं है अभी हाँ, और करना है तो वो बहुत मतलब थोड़ा सटल वे एग्ज़ैक्टली कि जहाँ पे मुझे लगे कि हाँ, यहाँ पे वर्थ है करना, उस तरीके की। बट आपको वो स्टीरियोटाइप कर दिया गया है वही बोल्ड सीन्स एंड बार-बार बोल्ड अवतार में लोग आपको कहते हैं कि हम हुँ, आपको देखना चाहते हैं, वो उसी टाइप की वेब सीरीज़ आप उसी टाइप का, उसी टाइप का। सब इरिटेट नहीं होते इन चीज़ों से? बहुत इरिटेशन होती है, कास्टिंग डायरेक्टर कॉल करते हैं सीधा मैडम ऐसे-ऐसे एक वेब सीरीज़ है, ओके क्या है? बट मैम उसमें स्मूचिंग है, उसमें हम्पिंग है, बोल्ड सीन है, उसमें बैक शो हो रही है, उसमें ये हो रहा है। कास्ट बताओ, डायरेक्टर बताओ, स्क्रिप्ट बताओ, कौन-सा ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है? कुकू एफएम है। हाँ, तो फिर कुकू एफएम है तो। नहीं, अब आप हाँ करोगे तो ही फिर हम दूसरे फाइनल करेंगे ना, तुम मेरी हाँ का वेट कर रहे हो मतलब मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ कि भाई कि आप पहले जब आप मुझे करोगे साइन तब करोगे दूसरे फिर कास्ट दूसरे आप फाइनल करोगे। होंगे। मतलब दिस इज़ द सिलीएस्ट
थिंग आई एम हियरिंग नाउअडेज। तो फिर मैं जैसे मुझे ये सुनता है ना, मैं उसी टाइम फ़ोन कट कर देती हूँ, उसको ब्लॉक मार देती हूँ। तो ये हो रहा है। अच्छा, बात करें लोग अक्सर ये भी कहते हैं आपकी ब्यूटी की बड़ी तारीफ़ करते हैं इंस्टाग्राम पे। तो आपके फैन्स जो हैं ये जानना चाहते हैं आप खुद को मेंटेन कैसे करती है? क्योंकि लोग आजकल ये भी कहते हैं कि लोग एक्टर्स जो हैं वो ये नहीं कहते कि वो सीरियल के एक्टर्स हो, वेब सीरीज़ के एक्टर, सिर्फ़ एक्टर्स बहुत सारे सर्जरीज़ के थ्रू जाते हैं, बहुत सारे वो फिलर्स होते हैं या बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं जो दे गो थ्रू एंड दे एंड अप लूजिंग देयर लाइफ। वो इतनी हेवी मेडिकेशंस होती हैं, अनवांटेड सर्जरीज होती है, तो आप मेंटेन कैसे करते हो खुद को? इज इट ऑल नेचुरल या क्या जी। है? देखो मैं दूसरों पे नहीं जाऊँगी, मैं खुद से मैं बात करूँगी। थोड़ा बहुत करना इट्स इम्पोर्टेंट बिकॉज़ आप इस फ़ील्ड में हो, तो थोड़ा बहुत आपको करते रहना पड़ता है। थोड़े फिलर्स हो गए या थोड़ा-सा आपने लिप करवा लिया या आपको मतलब चिन छोटी-बड़ी है वो करवा लिया आपने। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत लोग करवाते हैं, बट लोग जो एक्सेसिवली जो इंजेक्शंस लेना या फिर वो स्किन कटवा के वो करना थ्रेड्स लेना, वो लिफ्टिंग करना, वो सब करते हैं, तो वो दैट इज़ टू मच। तो हिसाब से वो टू मच हो जाता है, बट मैंने वो भी नहीं किया, जो फिलर्स-विलर्स की भी बात कर रहे हो, मैंने वो भी पिछले 3 साल से आई हैव नॉट इवन डन। आई हैव डन वन्स, बट वो मेरे ऊपर सूट ही नहीं किया, देन वो सब डिसॉल्व हो गया। सो मैंने वो किया ही नहीं फिर उसके बाद में। तो मेरे फेस पे नॉट इवन अ बोटॉक्स, नॉट इवन अ फिलर्स, मेरे फेस पे कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ जिम कर रही हूँ। अभी डांस क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली एक एज के साथ, एक टाइम के साथ आपकी स्किन शैग होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए कुछ न कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, वो डॉक्टर से मिलके वो लोग बात करते हैं। बट इसके खिलाफ भी नहीं हूँ, बट मैं इसके पक्ष में भी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा के पक्ष में भी नहीं। येस। सो मैम ये भी है कि आपके सबसे क्लोज फ्रेंड्स कौन रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर? काफ़ी साल से एक सर्कल बन जाता है हमें। सो हू आर दोज़ फ्रेंड्स हू हैज़ बीन रियली स्टूड बाय योर साइड इवन व्हेन योर हार्ड टाइम्स और इवन इन योर गुड टाइम्स तो लोग रहते ही हैं। सो हू आर दोज़ फ्रेंड्स? मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स? नो, 1 या 2 लोगों को छोड़ के मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे करीबी, जैसे अशफाक हो गया, सलमा जो मेरी हेयर टीम, मेकअप टीम है, या फिर एक और मेरे दोस्त हैं। सिर्फ़ 2-3 लोग हैं। बस ये मेरे सो आप मतलब दोस्ती करती नहीं है, लोग नहीं, आपके मैं करती नहीं। नहीं, लोग तो करते हैं बट मैं नहीं करती, क्योंकि मैं सोशलाइज़ अपने आप को नहीं बहुत नहीं करती हूँ। करते आप। बहुत नहीं, बिल्कुल ही नहीं करती। शोज़ की अगर मैं बात करूँ, वेब सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ, वो कौन से ऐसे शोज़ हैं जो रियली आपको करने हैं, एक अंदर से फीलिंग आती है मुझे ये शो तो एक बार करना ही है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऐसे शोज़ हैं, अगर मैं एक आध का अगर नाम लूँ, जैसे खतरों के खिलाड़ी है, लाफ्टर शेफ्स है, बिग बॉस है, जो कहते हैं कि इनमें आप अगर जाते हो एज़ अ कंटेस्टेंट या तो आपका करियर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा जी। रोड मिल जाता है, दरवाज़े खुल जाते हैं। तो व्हिच आर दोज़ काइंड ऑफ शोज़ जो रियली आपको करने हैं? मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़ा आएगा करके लाफ्टर शैफ और खतरों के खिलाड़ी। लाफ्टर शेफ़ इसलिए आएगा क्योंकि उसमें जो अब की बार वाला जो सीज़न गया है, वो बहुत अच्छा गया है, तो उसमें बहुत मज़ा आया है, तो वो मुझे करके मज़ा आएगा। दूसरा, खतरों के खिलाड़ी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें स्टंट वग़ैरह होते हैं वो सब, बट मुझे थोड़ा-सा वर्टिगो और माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो वो मैं कर नहीं सकती हूँ, और ऊपर से आई एम वेजिटेरियन, तो वो उन सब चीज़ों को टच करना वो मैं नहीं कर सकती हूँ, तो ये 2 शोज़। सो आई होप अगर खतरों के खिलाड़ी के मेकर्स एंड लाफ्टर शेयर के मेकर्स ये देख रहे हैं, सो एक कंटेस्टेंट आपको ऑलरेडी मिल चुकी है अगर आप सोचो तो। एंड मैम कहते हैं ना हम इंटरव्यू के एंड में है, एक अगर कोई ड्रीम कोलैबोरेशन हर किसी का एक होता है, शुरुआत अगर जब हम सोचते हैं कि मुझे एक बार इसके साथ तो ज़रूर काम करना है, चाहे कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, वेब सीरीज़ हो, मूवी हो, सो हू इज़ दैट योर ड्रीम मैन या ड्रीम कोलैबोरेशन किसके साथ रहेगा आपका? इमरान हाशमी। वाह! व्हाट अ ग्रेट चॉइस। क्योंकि आपने नाम भी मर्डर फ़िल्म का लिया जैसे क्योंकि आप स्टक ही पहले मर्डर फ़िल्म पे है तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा था। सो इमरान हाशमी इज़ दैट गाय। जी, जी। सो ही इज़ लाइक ऑल टाइम माय फेवरेट। तो गाना या फुल फ्लेज्ड फ़िल्म? फ़िल्म, गाना कुछ भी हो, बट एक बार मेरा ये है कि उनके साथ करना है, उनके साथ आपको ज़रूर काम करना है। फीचर करना है। ओके एंड मेरा आखिरी सवाल जी, इतना सारा अचीव करने के बाद, एक स्ट्रगल वाली लाइफ़ देखने के बाद, यू नो 30-40 लाख लोग आपको फ़ॉलो करते हैं। अप्स एंड डाउन्स देखे आपने, ट्रोलिंग फेस की, पेरेंटहुड में हो आप, व्हाट्स नेक्स्ट? क्या बचा है लाइफ में अब?
कभी-कभी लगता है कि लाइफ में कोई बचा ही नहीं है, मर जाऊँ। बट नहीं, मरना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। अभी तो बहुत काम करना है, अभी तो और मतलब एक ट्रेंड सेट करना है कि 45 साल की उम्र में कंगना शर्मा ऐसी लगती है, 50 साल की उम्र में भी इतनी सेक्सी लगती है, 60 साल में भी ये आई है पपराज़ियों के सामने। उस टाइम पे भी जो ये अब वाले पपराज़ी हैं, मैडम जी ऐसा पोज़ दे दो। तो पेपराज़ी छेड़ते बहुत होंगे आपको? हाँ, तो फिर भी मैं यस, चाहे मेरे दाँत नहीं हो, हाँ, बेटा ये लो। फिर भी मैं ये करूँ। सो आप ये करेंगे एंड अगर क्या कहते हैं कि जैसे आपने कहा ना एट द एज ऑफ 45 आप चाहते हो मैं ऐसी हूँ 50-60 हम 75 तक भी आपको देखें। सो बट एक बट फिर भी मैं किसी को आगे नहीं आने दूँगी। फिर भी आप ना। बड़े ग्रेट स्पिरिट यार। या अच्छा, सो हमारे जो कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस थे बट बहुत जल्दी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो वो जब चीज़ें आपको सुनने मिलती है एट द वेरी एज जैसे रिसेंट अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, सिद्धार्थ शुक्ला एट द एज ऑफ 40, शेफाली जरीवाला एट द एज ऑफ 42-43 जब ऐसी चीज़ें आपको सुनने मिलती है, कभी ऐसा डर लगा है आपको या बहुत शॉकिंग चीज़ें हो जाती है? कभी आपको ऐसा लगा कि अरे व्हाट इफ कभी ऐसा नहीं कहते लोग अक्सर कह देते हैं कि अरे अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँ? बहुत डर लगता है जब एकदम से मतलब इतने यंग लोगों की क्योंकि शिपाली तो शी वाज़ वेरी यंग, सिद्धार्थ शुक्ला वाज़ वेरी, वेरी यंग और वो तो उस टाइम तो उनकी तो और काम करने की भी उम्र थी और बहुत कुछ करने की थी क्योंकि बिग बॉस उन्होंने जीता ही था। तो उनका भी सुन के, सुशांत का सुन के, इनका सुन के मतलब जब सिद्धू मूसेवाला का भी सुना था तब 1 महीने तक मैं सो नहीं पाई थी। अब शेफाली का भी सुना तो 2-3 दिन तक मतलब इतना ज़्यादा रहा था कि एक आप ये सोच लेते हो कि लाइफ में कुछ है नहीं। तब से फिर मैंने डिसाइड किया जब से शेफाली का हुआ है, जो खाना-पीना है वो खाऊँगी। मैं अब ये नहीं करूँगी कि घी नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना, पैट आ रहा है कहीं जो आना है मैं जैसी हूँ वैसे एक्सेप्ट करो मुझे। ठीक है? मैं ऐसे भी सेक्सी लग सकती हूँ, वैसे भी सेक्सी लग सकती हूँ। इट जस्ट वो आप लोगों को डिसाइड करना है वो ठीक है, बट मुझे जिस वे में करना है वो मैं करूँगी। जो कपड़े रखे हैं वो नहीं रखूँगी, वो पहनूँगी मैं। जो मेरे हील्स का कलेक्शन है वो करूँगी, तो उस दिन से मैंने ये सोचा है, जो करना है आज ही करना है क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं है। और अब मैं खुला खर्चा कर रही हूँ, है ना सलमा? यस। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ आवर कन्वर्सेशन आखिर में आपके फैंस को, आपके ट्रोलर्स को या जो लोग आपको चाहते हैं उनके लिए कोई छोटा-सा मैसेज आपकी तरफ से? ओके। चाहने वालों के लिए मेरा मैसेज है आई लव यू दिल से। मैं बहुत प्यार करती हूँ आप लोगों से एंड यू मीन्स अ लॉट टू मी। जब आप मुझे प्यार करते हो तो बहुत पॉजिटिविटी आती है, मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अलग-अलग अपनी शेड्स देनी है और आप लोगों को और इम्प्रेस करना है और जिसमें मुझे भी अच्छा लगे अपनी अलग-अलग शेड्स देके। और जो मेरे ट्रोलर्स हैं, उनको भी आई लव यू बिकॉज़ हेट भी करो, बेशक इग्नोर भी करो, इट्स ओके बट मैं यहीं पे रहने वाली हूँ, आप चाहे हेट करो, इससे बेटर प्यार ट्रोलर्स को एक करो। लाइन हरियाणवी में तो ज़रा बोल दीजिए आपकी देसी स्टाइल में। देख भाई, आपन हुए रवांगे, जो करना है ताम मेरा पुछड़ नहीं पाड़ सकदे, जो करना है घंटा कुछ नहीं कर सकदे, मैं तो हुए रहूँगी। So that's it from my side. I hope you like this conversation. And if you like this conversation, make sure hit the like button, leave your comments in the comment section. And for more such interesting videos and beat down updates, go follow Bollywood Helpline.